नमस्ते और स्वागत है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। इस बुक को युवल नोआ हरारी ने लिखा है, जो आज के समय के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। हरारी हमें एक सिंपल लेकिन ज़रूरी सवाल पूछते हैं, क्या इंसान इतनी तेज़ी से बदलते ज़माने के साथ चल पाएगा? आज के टाइम में टेक्नोलॉजीज़ जॉब ले रही हैं, फेक न्यूज़, सच और झूठ की बीच की रेखा को मिटा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज हमारे जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। हरारी इस किताब के ज़रिए ये समझाते हैं कि अगर हम सर्वाइवल में सफल होना चाहते हैं, नई स्किल सीखने, नए आइडियाज़ अपनाने और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ये किताब सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताती, बल्कि हमें इंस्पायर करती है कि हम एक ज़्यादा सूझबूझ और संवेदनशीलता के साथ अपना फ्यूचर बनाएं। इस बुक में हरारी 21 लेसन सिखाते हैं। हर एक चैप्टर एक नया लेसन हमें सिखाता है। सबसे पहला चैप्टर जो हमें पहला लेसन सिखाता है, उसका नाम है डिल्यूजनमेंट, द एंड ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। मतलब मोह भंग, इतिहास का अंत टल गया है। हरारी हमें जो पहला लेसन सिखाते हैं वो ये है कि कहानी हम जो दुनिया के बारे में सुनते आए हैं वो अब अपना चरम खो चुके हैं। 20वीं शताब्दी में 3 बड़ी कहानियाँ थीं, फैसिज्म, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म। फैसिज्म मतलब एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जो डिक्टेटर लेड गवर्नमेंट का सपोर्ट करती थी। इसमें नेशंस और रेस को सबसे ऊपर रखा जाता था और इंडिविजुअल राइट की अहमियत ही नहीं होती। एडोल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरी कहानी थी कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक ऐसी सिस्टम जिसमें प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज को प्राइवेटली होल्ड करने के बजाय सब मिलकर शेयर करते थे। सोवियत यूनियन और चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम इसके एग्जाम्पल हैं। तीसरी थी लिबरलिज्म। लिबरलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी जो इंडिविजुअल फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करती थी। इसका मानना था कि सबको लिबर्टी मिलेगी तो सोसाइटी टिकी रहेगी। फैसिज्म को वर्ल्ड वॉर 2 ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद कम्युनिज्म और लिबरलिज्म के बीच जंग हुई, जो लिबरलिज्म के जीत पर ख़त्म हुई। एक ज़माने में लगता था कि लिबरलिज्म ही इंसानियत के लिए अल्टीमेट सक्सेस स्टोरी है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्री मार्केट इकोनॉमी सब कुछ सुधर देगा। पर हरारी कहते हैं कि 21वीं शताब्दी के चैलेंजेस ने लिबरलिज्म की स्टोरी को हिला कर रख दिया है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से लोगों का लिबरलिज्म से भरोसा उठ रहा है। ब्रेक्सिट, डोनाल्ड ट्रंप का राइज और इलिबरल रिजाइम्स का उभार ये दिखाता है कि दुनिया अब नए चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं है। कहीं वॉल्स बन रही हैं, कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस और जुडिशरी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि जो कहानी सब कुछ सही करने वाली थी वो कैसे फेल हो गई। हरारी ये पॉइंट उतारते हैं कि हिस्ट्री का एंड सिर्फ एक इल्यूजन था। लिबरलिज्म अब इस दुनिया के नए इश्यूज जैसे बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राइज को टैकल करने में असफल है। एआई और बिग डेटा जैसे टूल्स ने दुनिया बदल दी है। इंटरनेट रेवोल्यूशंस इंजीनियर्स ने बनाई, ना कि पॉलिटिकल लीडर्स ने। हरारी एक शार्प पॉइंट उठाते हैं, क्या कभी किसी ने वोट किया है इंटरनेट के लिए? डेमोक्रेसी इन चीज़ों को समझाने और रेगुलेट करने में पीछे छोड़ी गई है। जैसे जैसे एल्गोरिथम्स पावरफुल हो रहे हैं, वैसे वैसे ऑर्डिनरी लोग इररिलेवेंट फील करने लगे हैं। एक ज़माने में कोल माइनर्स और फैक्ट्री वर्कर्स इकोनॉमी के हीरोज़ होते थे, पर आज उन्हें लगता है कि मशीन्स लर्निंग और ब्लॉकचेन उनकी इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर रहे हैं। हरारी कहते हैं कि ये डिल्यूजनमेंट ही ब्रेक्सिट और डोनाल्ड ट्रंप जैसे पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स का असली वजह है। लिबरलिज्म की कहानी जब अपने उत्तराधिकारी ढूंढने में फेल हो गई, तब नए ऑप्शंस का जगह लोग पुरानी वैल्यूज़ की तरफ लौट रहे हैं। अमेरिका के लिए ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या रसिया के लिए पुतिन का टेररिस्ट एम्पायर का राइवल, ये सब इसी नॉस्टैल्जिया के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये पुरानी कहानियाँ नए ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे इकोलॉजिकल कोलैप्स और टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस को एड्रेस नहीं करती। बेसिकली फर्स्ट लेसन्स की अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो
हरारी का कहना है कि अब इंसानियत को एक नई कहानी चाहिए। लिबरलिज्म की कहानी उसके वक्त के चैलेंजेस के हिसाब से पावरफुल थी, पर अब नए समस्याओं के लिए नए सॉल्यूशंस और नए नैरेटिव्स की ज़रूरत है। क्या हम एआई और बायोटेक के चैलेंजेस को अपनी कहानी का हिस्सा बना सकते हैं, या फिर हम एक नई दुनिया की सोच करनी पड़ेगी जो लिबर्टी और इक्वालिटी से आगे जाकर एक नई रियलिटी को एक्सेप्ट करे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड लेसन पे। हरारी जो हमें सेकंड लेसन सिखाते हैं वो है वर्क्स के बारे में, यानी काम के बारे में। जबकि जब आप बड़े हो जाएंगे तो शायद आपके पास नौकरी ही ना हो। आज के टाइम पर सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या फ्यूचर में इंसानों के लिए काम बचेगा। इमेजिन कीजिए एक दुनिया जिसमें मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स हर काम कर रहे हैं। अब तक हम ये मानते आए हैं कि अगर मशीन्स कुछ जॉब ले लेती हैं तो नए जॉब्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे एक ज़माने में फैक्ट्रीज जॉब्स ने एग्रीकल्चर जॉब्स रिप्लेस की थी, पर आज के टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस कुछ अलग है। इसमें सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कॉग्निटिव यानी सोचने समझने वाली स्किल्स भी ऑटोमेटिव हो रही हैं। पहले मशीन सिर्फ मजदूर का काम करती थी, लेकिन एआई इंसानी डिसीजंस मेकिंग को भी रिप्लेस कर रही है। एक ड्राइवर को पता होता था कि सड़क पर चल रहा आदमी क्या करेगा, या एक बैंकर समझ लेता है कि लोन वाला ट्रस्टवर्दी है या नहीं। पर एआई इन सब डिसीजंस ने इंसानों को भी बेटर और फास्ट कर सकती है, क्योंकि उसका बेस डेटा और पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत पावरफुल है। पिछले 200 सालों में मैनुअल्स काम मशीन्स ने ले लिए हैं और इंसानों ने सर्विस या क्रिएटिव फील्ड में अपना रोल बनाया। लेकिन अब हर फील्ड, चाहे वो हेल्थ केयर हो, ड्राइविंग हो या इंटरटेनमेंट, ऑटोमेट होने की कगार पर है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार का। आज के टाइम में एक्सीडेंट का मेन रीज़न ह्यूमन एरर है। कोई ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है, कोई फ़ोन यूज करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार ये सब मिस्टेक्स नहीं करेंगी, पर इनका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो लोग गाड़ी चलाकर अपना पेट पालते हैं, जैसे ड्राइवर्स या डिलीवरी वर्कर्स, उनकी जॉब ख़त्म हो सकती है। एआई डॉक्टर एक और एग्जाम्पल है। ये न सिर्फ बीमारी का डायग्नोस करेंगे बल्कि हर नए ट्रीटमेंट को सब डॉक्टर तक इंस्टेंटली पहुंचा देंगे। एक स्मार्टफोन के ज़रिए एक गांव का आदमी भी एडवांस हेल्थ केयर ले सकेगा। पर सवाल ये है कि अगर जॉब्स एआई ले लेगी तो क्या नए जॉब्स बनेंगे जो नए रोल्स बनाने और हेल्थी स्किल और स्पेशलाइज्ड होंगे, जैसे एआई प्रोग्रामिंग, ड्रोन्स ऑपरेटर या डाटा एनालिसिस। लेकिन जो लोग अनस्किल्ड हैं उनके लिए नए काम ढूंढना मुश्किल हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या इंसान और एआई एक टीम बन सकते हैं। एक चेस के एग्जाम्पल से देखिए कि जब एआई ने ह्यूमंस को हराना शुरू किया तो एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन। इस पार्टनरशिप को सेंट्योर चेस बोला गया, जिसमें एआई और ह्यूमंस मिलकर बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पर यह पार्टनरशिप भी लिमिट तक ही चलती है। जैसे एआई ने चेस में सेल्फ लर्निंग से ह्यूमन को कम्प्लीटली इररेलेवेंट कर दिया, वैसे ही बैंकिंग, पॉलिसिंग और हेल्थ केयर में भी एआई का डोमिनेंस आ सकता है। यहाँ पर हरारी एक नए टर्म का जिक्र करते हैं, यूजलेस क्लास। ये वो लोग हैं जो ऑटोमेशन की वजह से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और नए जॉब्स के लिए स्किल्स एक्वायर नहीं कर पाते। 21वीं शताब्दी का चैलेंज ये है कि एक ऐसी इकोनॉमी बनाए जो इंसान के लिए मीनिंगफुल रोल क्रिएट करे और सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट ना हो। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी नए प्रॉब्लम्स लेकर आ रही हैं, पर सॉल्यूशंस भी देने का पोटेंशियल रखती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपने आप को इतनी बार री इन्वेंट कर पाएंगे। क्या इंसानियत के पास इमोशनल और मेंटल स्टेमिना है कि हर नए चैलेंजेस के साथ एडप्ट करने का। यही आज का समय सबसे बड़ा चैलेंज है। अब थर्ड लेसन है लिबर्टी। बिग डेटा इज़ वॉचिंग यू। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, और बड़े डेटा आप पर नज़र रखा है। थर्ड लेसन जो हरारी हमें सिखाते हैं वो है लिबर्टी और टेक्नोलॉजी के बीच का तालमेल। आज के टाइम में बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की फ्रीडम के लिए एक नए चैलेंज बन गए हैं। प्राइवेसी ख़त्म हो रही है और डेटा का मिसयूज करने वाले सिस्टम्स इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं। हरारी इस लेसन में हमें ये वार्न करते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी को रेगुलेट नहीं किया गया तो इंसानी लिबर्टी सिर्फ एक कहानी बन के रह जाएगी।
सोचिए एक दुनिया जहां इंसान की हर एक्टिविटी, हर थॉट्स और हर इमोशंस को रिकॉर्ड रखा जा रहा हो। बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में प्राइवेसी एक सपना बन गया है। पहले लोग की फ्रीडम, लिबर्टी उनकी रिजाइम्स का खतरा में थी जो अपने लोग को दबाते थे। पर अब टेक्नोलॉजी का मिसयूज एक नए थ्रेट बनकर सामने आया है। हरारी कहते हैं कि लिबर्टी का मतलब है अपने जीवन में अपनी मर्जी से जीना, बिना किसी डर या इंटरफेरेंस के। पर बिग डेटा और एल्गोरिथम्स ने इंसानी लिबर्टी पर सवाल खड़ा कर दिया है। जैसे जब आप फ़ोन से कुछ सर्च करते हैं या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लाइक करते हैं तो आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये डेटा आपको चॉइसेस और बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब इमेजिन कीजिए कि ये डेटा किसी गवर्नमेंट या कॉरपोरेशंस के हाथ में लग जाए जो आपको कंट्रोल करना चाहते हो तो। यहाँ पर हरारी एक और डेंजर चीज़ बताते हैं, सर्विलेंस का। चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें सिटीजन्स के एक्शंस ट्रैक किए जाते हैं और उन्हें पॉइंट दिए जाते हैं। अच्छे बिहेवियर पर रिवॉर्ड और गलत एक्शंस पर पनिशमेंट मिलती है। ये सिस्टम एक इंसान की फ्रीडम को कैसे ख़त्म कर सकता है, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और बिग डेटा का यूज़ डिजिटल डिक्टेटरशिप के लिए भी किया जा सकता है। आज के टाइम में जो लोग डेटा कंट्रोल करते हैं वो दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। एल्गोरिथम सिर्फ आपके एड्स दिखाने तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके पॉलिटिकल व्यूज़, शॉपिंग हैबिट्स और इवन आपके वोट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो एआई का यूज करके आपके लोगों को हर डिसीजंस को कंट्रोल करे। हरारी इसे डिजिटल डिक्टेटरशिप कहते हैं, एक ऐसी सिस्टम जिसमें हर पावर एल्गोरिथम्स के हाथ में हो और इंसान के पास कुछ नहीं बचेगा। पर यह सिर्फ गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। कॉरपोरेशंस जैसे गूगल और फेसबुक भी बिग डेटा का यूज करके इंसानों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक फेमस एग्जांपल है कैम्ब्रिज एनालिटिक स्कैंडल का, जिसमें फेसबुक डेटा का मिसयूज करके इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। और सिर्फ यही नहीं, बायोटेक्नोलॉजी और लिबर्टी का भी खतरा है। टेक्नोलॉजी के सिर्फ बिग डेटा तक लिमिटेड होने तक खतरा नहीं है। हरारी कहते हैं कि फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी भी इंसानी फ्रीडम को चैलेंज कर सकती है। एक एग्जांपल देखिए कि अगर एक कंपनी आपके जेनेटिक डेटा को एक्सेस करके प्रिडिक्ट कर सकती है कि आप कौन सी बीमारी से मरेंगे या आपका बिहेवियर कैसा होगा, तो वो कंपनी आपको इंश्योरेंस, जॉब और इवन रिलेशनशिप्स में इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये प्रिडिक्शंस आपको एक मशीन के डिसीजंस पर डिपेंड बना देते हैं और आपकी लिबर्टी ख़त्म हो जाती है। हरारी वार्न करते हैं कि अगर हम अभी कुछ नहीं किया तो फ्यूचर में इंसानी फ्रीडम एक पुरानी बात बनकर रह जाएगी। प्राइवेसी का लॉस और डेटा का मिसयूज सिर्फ एक इथिकल इश्यूज नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। अब कंक्लूजन, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हरारी कहते हैं कि इंसानी फ्रीडम अभी बचेगी जब हम टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि डेटा का मिसयूज ना हो। डेमोक्रेसी को सर्वेलेंस और एल्गोरिथम का मिसयूज पर स्ट्रिक्ट लॉज बनाने होंगे। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें टेक्नोलॉजी को समझदारी से यूज करना सीखना होगा और अपनी लिबर्टी को सिर्फ गवर्नमेंट्स या कॉरपोरेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहने देना होगा। अब 4 लेसन जो हरारी हमें सीख देते हैं वो है इक्वालिटी, दोज हु ऑन द डेटा ऑन द फ्यूचर, यानी समानता, जिनके पास डेटा है उनका भविष्य भी उनका है। इसमें हरारी डेटा और इक्वालिटी के रिश्ते के बारे में बताते हैं। आज का ज़माना डेटा का है और डेटा को कंट्रोल जो लोग करते हैं वो दुनिया को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर ये कंट्रोल कुछ लोगों या कॉरपोरेशन तक सीमित रह गया तो इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। हरारी इस लेसन में बताते हैं कि कैसे बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर के डिसीजंस मेकिंग में एक छोटी इलाइट क्लास को पावरफुल बनाने का खतरा लेकर आ रहा है। इसमें पहला पॉइंट है कि डेटा नए ज़माने का सबसे बड़ा रिसोर्स है। हरारी बताते हैं कि पहले के ज़माने में लैंड सबसे बड़ा वैल्यूएबल रिसोर्स था और इंडस्ट्रियल एज में मशीन्स, पर 21वीं शताब्दी में डेटा सबसे पावरफुल रिसोर्स बन गया है।
जैसे कि जो कंपनी डेटा को कंट्रोल कर रही हैं, जैसे गूगल और अमेजोन, वो दुनिया को सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन चुकी हैं। पर सवाल ये है कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हरारी इस बात पर फोकस करते हैं कि डेटा का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंसानी सोसाइटी में बड़ी इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। अगर डेटा सिर्फ कुछ कॉरपोरेशंस के हाथ में रहा तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे और आम इंसान इनरेलेवेंट हो जाएंगे। इसमें सेकंड पॉइंट है एआई और इनइक्वालिटी। एआई का सबसे बड़ा प्रॉमिस था कि ये दुनिया को एफिशिएंट और इक्वल बनाएगा, लेकिन एआई एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को और बढ़ा रहा है। जैसे कि डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए और चाइना के पास एआई डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा डेटा और रिसोर्सेस हैं, जो उन्हें पूरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में और पावरफुल बनाते हैं। इसके अलावा एआई जॉब को ऑटोमेट कर रहा है, जैसे अनस्किल्ड वर्कर का रोल ख़त्म हो रहा है। ये सिर्फ फाइनेंशियल इनइक्वालिटी नहीं बल्कि एक सोशल इनइक्वालिटी भी क्रिएट कर रहा है। एक तरफ इलाइट के पास डेटा ड्राइवन पावर होगी और दूसरी तरफ आम लोग सिर्फ कंज्यूमर बनकर रह जाएंगे। यहाँ पर हरारी एक नए डिवाइड की बात करते हैं, जो है डिजिटल डिवाइड। ये सिर्फ रिच और पुअर कंट्रीज़ के बीच का फ़र्क नहीं बल्कि एक क्लास बेस्ड सिस्टम बनाने का खतरा है। जो लोग डेटा और एआई को समझकर अपने लिए यूज करेंगे वो पावर और वेल्थ को कंट्रोल करेंगे, बाकी लोग सिर्फ सिस्टम के ऑर्डर फॉलो करते रहेंगे। पर सवाल ये है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। हरारी ज़रूर सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं। डेटा का डिसेंट्रलाइजेशंस का मतलब कि अगर हम डेटा को कुछ कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट के हाथ में देने के बजाय लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकें तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। डेमोक्रेसी के लॉज बनाने होंगे जो डेटा को एक पब्लिक रिसोर्स बनाए, ना कि एक प्राइवेट मोनोपोली। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। हरारी कहते हैं कि अगर डेटा का कंट्रोल का इशू सॉल्व नहीं किया गया तो दुनिया एक नए फ्यूडल सिस्टम की तरफ जा सकती है, जिसमें डेटा लॉर्ड सब कुछ कंट्रोल करेंगे। इक्वालिटी के बिना फ्यूचर का डेवलपमेंट सिर्फ एक इलाइट ग्रुप के लिए होगा और आम इंसानों के लिए नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस बुक के पार्ट 2 में। पार्ट 2 चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक है, जिसमें पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात किया गया है। अब 5th लेसन जो हरारी हमें सिखाते हैं वो है कम्युनिटी ह्यूमन सेल्फ बॉडी। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि डिजिटल दुनिया और वर्चुअल कनेक्टिविटी के ज़माने में भी हमारी असली ज़रूरत और समस्याएं फिजिकल दुनिया से जुड़ी होती हैं। इंसान सिर्फ डेटा या इंफॉर्मेशंस के आधार पर नहीं जी सकता, हम एक दूसरे के साथ मिलकर जीने की ज़रूरत है। हरारी ये कहते हैं कि आज की दुनिया में लोग टेक्नोलॉजी और वर्चुअल कम्युनिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में अपने आसपास के रियल कम्युनिटी और फिजिकल रिलेशनशिप से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत या वर्चुअल दुनिया में टाइम स्पेंड करने की आदत हमें अपने आप के लोगों से डिस्कनेक्ट कर रही है। एग्जाम्पल के रूप में सोचिए एक व्यक्ति जो अपने मोबाइल स्क्रीन में घंटों लगातार रहता है और दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही घर में रहने वाले लोगों के साथ समय नहीं बिताता। ऐसे में वर्चुअल वर्ल्ड की कनेक्टिविटी असली दुनिया में उसकी तन्हाई को ख़त्म नहीं कर पाती। हरारी ये बताते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को अपना स्लेव बनाना चाहिए, ना कि खुद उसके स्लेव बनने चाहिए। इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इंसानी शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का कनेक्शन कैसा है। आजकल ज़्यादा लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा समय वर्चुअल दुनिया में स्पेंड होता है, लेकिन अगर हम फिजिकल फिट और मेंटली हैप्पी नहीं हैं तो डिजिटल दुनिया भी हमें खुशी नहीं दे सकती। युवल एक और बात पर जोर देते हैं कि इंसानी समाज और कम्युनिटी का असली मूल फिजिकल दुनिया में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में है। रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शंस को नेग्लेक्ट करके हम अपने बेसिक ह्यूमन नीड को इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम अपने समाज और ख़ुद को सुधारना है तो हमें अपने आसपास के लोगों और अपने फिजिकल स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। ये लेसन हमें ये याद दिलाता है कि इंसान के पास शरीर है और हमें उनका ख्याल रखते हुए अपनी रियल दुनिया और समुदाय के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए।
वर्चुअल दुनिया इम्पोर्टेंट है, लेकिन असली दुनिया ही हमें इंसान बनाती है। अब सिक्स्थ लेसन जो हमें सीख देता है वो है सिविलाइजेशंस के बारे में, यानी सभ्यता। देर इज़ जस्ट वन सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सिर्फ एक ही सभ्यता है। इस लेसन में हरारी हमें ये सिखाते हैं कि पूरी दुनिया ही एक ग्लोबल सिविलाइजेशन का पार्ट बन चुकी है। भले ही हमारे आसपास अलग अलग कल्चरल्स, रीजन और ट्रेडिशन हैं, लेकिन मॉडर्न ज़माने में इंसानी सभ्यता एक ही शेयर्ड सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रही है। इस लेसन में बताते हैं कि कैसे ये ग्लोबल सिविलाइजेशन बन चुकी हैं और उसका फ्यूचर क्या है। हरारी कहते हैं कि आज की दुनिया में हर कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, अफ़गानिस्तान, एक शेयर्ड सिस्टम को फॉलो करता है। इस सिस्टम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि अगर किसी एक कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, जैसे 2008 का ग्लोबल रिसेशन, तो इसका असर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ता है। यही एक रीज़न है कि हरारी ये क्लेम करते हैं दुनिया में अब एक ही सिविलाइजेशन है। पहले के सिविलाइजेशंस और अब के सिविलाइजेशंस में बहुत अंतर है। पहले अलग अलग सिविलाइजेशंस होती थी और किसी एक सिविलाइजेशंस पर आपदा आती थी तो नुकसान उनको ही होता था और बाकी सेफ रहते थे। लेकिन अब के ज़माने में अगर किसी एक सिविलाइजेशंस पर आपदा आती है तो उसका असर पूरे हमारे ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। और यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि कल्चरल और सिविलाइजेशंस अलग चीज़ें हैं। कल्चरल्स हर जगह यूनिक हो सकते हैं, जैसे इंडिया का योगा, जापान की टी सेरेमनी या फ्रांस का वाइन कल्चर। लेकिन सिविलाइजेशंस एक शेयर्ड फ्रेमवर्क हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चाहे चाइना और अमेरिका एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल हों, लेकिन दोनों के पास एक शेयर्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे ग्रेविटी का रूल या एंटीबायोटिक का यूज। ग्लोबल सिविलाइजेशंस होने का मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गए हैं। हरारी कहते हैं कि आज भी नेशनल प्राइड और कल्चरल डिफरेंसेस का कारण जगह जगह डिस्प्यूट होते हैं, पर साथ ही एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से दुनिया अब एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में चल रही है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हिस्ट्री में कभी किसी एम्पायर ने पूरी दुनिया के साथ गवर्न नहीं किया, लेकिन मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने ऐसे टूल दिए हैं जो एक ग्लोबल गवर्नेंस की पॉसिबिलिटी को रियल बनाते हैं। ग्लोबलाइजेशन इस ग्लोबल सिविलाइजेशंस का रोल है। हरारी कहते हैं कि ट्रेड, ट्रैवल या कम्युनिकेशंस के ज़रिए दुनिया के लोग अब एक दूसरे पर डिपेंड हो गए हैं। जैसे कि एक स्मार्टफोन बनाने के लिए चाइना, अमेरिका और यूरोप के इंजीनियर्स का कोलैबोरेशन होता है। ये एक प्रूफ है कि हम एक ग्लोबल सिविलाइजेशंस का हिस्सा हैं। लेकिन असली सवाल क्या है, इससे हरारी हमें समझाना क्या चाहते हैं? सवाल ये है कि क्या ये ग्लोबल सिविलाइजेशन सस्टेनेबल हैं? हरारी वार्न करते हैं कि अगर इकोलॉजिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल टेंशन्स को रिजॉल्व नहीं किया गया तो शेयर्ड सिस्टम कोलैप्स कर सकता है और पूरी दुनिया को इसका अंदाज़ा भुगतना पड़ेगा। अब हम कंक्लूज़न की बात करते हैं। हरारी कहते हैं कि चाहे हम अपने आप को अलग अलग नेशंस, रिलीजन या कल्चरल का हिस्सा मानें, लेकिन रियलिटी ये है कि हम सब एक ही ग्लोबल सिविलाइजेशन का पार्ट हैं। अगर हमें फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो हमें अपने शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर यूनिटी को प्रायोरिटाइज करना होगा। अब 7th लेसन है नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद। ग्लोबल प्रॉब्लम्स नीड ग्लोबल आंसर, यानी वैश्विक समस्याओं के लिए वैश्विक उत्तर चाहिए। 7th लेसन जो हमें सीख देता है वो ये है कि आज के ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ एक ग्लोबल अप्रोच से ही हो सकता है। पर नेशनलिज्म जो एक ज़माने में यूनिटी और आइडेंटिटी का रिसोर्स था, अब एक हर्डल बन गया है। इस लेसन में ये बताया गया है कि क्यों ग्लोबल कॉरपोरेशंस आज की ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। नेशनलिज्म का मतलब है अपने नेशन के प्रति लॉयल्टी और प्राइड। ये आइडिया तब उभरा जब एम्पायर्स कोलैप्स हो रहे थे और लोग अपनी आइडेंटिटी और सिक्योरिटी के लिए नेशंस पर डिपेंडेंट हो गए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस एक नेशन स्टेट बना जहाँ लोग अपने कल्चर और लैंग्वेज पर गर्व करते थे।
पर हरारी कहते हैं कि 21वीं शताब्दी का ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर थ्रेट सिर्फ एक नेशन के एफर्ट से सॉल्व नहीं हो सकता। हमें ग्लोबल अप्रोच की ज़रूरत है। नेशनलिज्म के दो एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव नेशनलिज्म और नेगेटिव नेशनलिज्म। पॉजिटिव नेशनलिज्म ये एक कंट्री के लोगों को यूनिटी और स्ट्रेंथ देता है। जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नेशनलिज्म ने एक बड़ा रोल प्ले किया। और नेगेटिव नेशनलिज्म जब एक नेशन अपने इंटरेस्ट के सबसे ऊपर रखता है और दूसरे नेशंस को इग्नोर करता है, तब ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। आज के टाइम में नेगेटिव नेशनलिज्म ग्लोबल कॉरपोरेशंस के रास्ते में बड़ी रुकावट बन गई है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या नेशनलिज्म और ग्लोबलिज्म का बैलेंस हो सकता है। हरारी सजेस्ट करते हैं कि हमें नेशनलिज्म और ग्लोबलिज्म के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ नेशंस अपनी आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी को प्रिजर्व कर सकते हैं और दूसरी तरफ हमें एक ग्लोबल फ्रेमवर्क क्रिएट करना होगा जहां सब मिलकर प्लानिटरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढें। एक इंटरेस्टिंग आइडिया है ग्लोबल प्रायोरिटिज्म। इसका मतलब है अपनी नेशन से प्यार करते हुए भी ग्लोबल इश्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना। जैसे एक इंडियन सिटीजन अपनी देश की प्रोग्रेस के लिए काम करे लेकिन क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल फाइट का भी हिस्सा बने। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल प्रॉब्लम्स और नेशनल बाउंड्रीज। आज दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स ट्रांसनेशनल हैं, मतलब एक नेशन की बाउंड्रीज के बाहर तक फैलते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पैंडमिक्स हो गया या टेक्नोलॉजी। क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं है। अगर अमेरिका और यूरोप पोल्यूशन रिड्यूस करें लेकिन चाइना और इंडिया ना करें तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिर कोविड-19 जैसा एक एग्जाम्पल कि कैसे एक वायरस पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकता है। सिर्फ एक ग्लोबल स्ट्रेटजी ही इससे कंट्रोल किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी में एआई और बिग डेटा का मिसयूज एक और चैलेंज है जो किसी एक कंट्री के रूल से कंट्रोल नहीं होगा। हरारी कहते हैं कि जब एक नेशन सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मुश्किल होगा। अब हम इसकी कंक्लूजन बात करते हैं कि हरारी कहते हैं कि अगर हमें ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें अपने नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से ऊपर उठना होगा। यूनिटी और कोऑपरेशन के बिना हम अपनी सबसे बड़ी चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन 8 पे। लेसन 8 है रिलीजन के बारे में, यानी धर्म। गॉड नाउ सर्व्स द नेशन, यानी अब भगवान राष्ट्र की सेवा करते हैं। 8th लेसन हरारी हमें सिखाते हैं कि कैसे रिलीजन का रोल मॉडर्न पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म में इवॉल्व हो गया है। पहले रिलीजन एक यूनिवर्सल ट्रूथ और मोरालिटी का सोर्स था, लेकिन आज के टाइम में रिलीजन काफ़ी हद तक नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। हरारी इस लेसन में ये समझाते हैं कि कैसे रिलीजन और नेशनलिज्म के बीच का रिश्ता दुनिया को शेप कर रहा है। हिस्ट्री में रिलीजन एक ऐसी पावर थी जो यूनिवर्सल यूनिटी को प्रमोट करता था, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। लेकिन मॉडर्न एरा में हरारी कहते हैं कि रिलीजन का रोल चेंज हो गया है। अब रिलीजन यूनिवर्सल वैल्यू के बजाय नेशनल आइडेंटिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। आज के टाइम में रिलीजन और नेशनलिज्म एक दूसरे को स्ट्रेंथ करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि इंडिया में हिंदुत्व एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो हिंदू आइडेंटिटी को इंडियन नेशनलिज्म के साथ जोड़ती है, और अमेरिका में क्रिश्चियनिटी को अमेरिकन वैल्यूज़ और पॉलिसीज़ के साथ अलाइन किया गया है, जैसे इन गॉड विद ट्रूथ का स्लोगन। रिलीजन अब नेशंस की बाउंड्री के अंदर ऑपरेट करते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम का एक टूल बन गए हैं। हरारी वार्न करते हैं कि जब रिलीजन का यूज़ नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया जाता है तब वो एक डेंजरस टूल बन जाता है। गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज़ को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजन का यूज़ करती हैं, जैसे कि वॉर या डिस्क्रिमिनेटरी लॉज डिवाइन विल कह के प्रेजेंट किया जाता है। ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि एक रिलीजन और नेशनल दूसरे के अपना राइवल समझने लगते हैं। यहाँ पर हरारी सेक्युलरिज्म को रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच का एक ज़रूरी बफर मानते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब है गवर्नमेंट का काम सब रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करना और किसी एक रिलीजन को सपोर्ट ना करना। लेकिन आज के टाइम में सेक्युलरिज्म भी चैलेंज फेस कर रहा है।
क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट रिलीजन को अपने नैरेटिव का हिस्सा बना रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या रिलीजन एक बार फिर से अपना यूनिवर्सल रोल निभा सकता है, जैसे इकोलॉजिकल क्राइसिस में जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए रिलीजन के वैल्यू का यूज़ हो। हरारी कहते हैं कि रिलीजन का असली पावर उसका यूनिवर्सल अपील है। अगर इसे सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज में सीमित किया गया तो ये तो अपने असली पर्पस को खो देगा। हम इसकी कंक्लूजन की बात करते हैं कि हरारी कहते हैं कि रिलीजन अब पॉलिटिक्स का एक टूल बन गया है और उसका फोकस यूनिवर्सल वैल्यू से हटाकर नेशनल इंटरेस्ट पर शिफ्ट हो चुका है। अगर इंसानियत को ग्लोबल चैलेंजेस फेस करना है तो हमें रिलीजन का यूज़ यूनिफाइंग और यूनिवर्सल वैल्यू के लिए करना होगा, ना कि डिविसिव पॉलिटिक्स के लिए। अब हम हरारी के लेसन 9 पर बात करते हैं। लेसन 9 है इमिग्रेशन सम कल्चरल्स माइट बी बेटर देन अदर। इमिग्रेशन का मतलब होता है आवर्जन, यानी किसी एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना। कुछ संस्कृति दूसरों से बेहतर हो सकती हैं। लेसन 9 हमें सिखाता है इमिग्रेशन और कल्चरल डाइवर्सिटी की आज की दुनिया में इम्पैक्ट के बारे में। इमिग्रेशन एक तरफ डेवलपमेंट और इनोवेशन का सोर्स है, लेकिन साथ ही ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और आइडेंटिटी क्राइसिस भी क्रिएट करता है। इस लेसन में ये समझाया गया है कि कैसे कल्चरल के बीच का डिफरेंस को हैंडल करना एक बड़ी चैलेंज है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लोग एक जगह से दूसरी जगह इमिग्रेट कर रहे हैं, जॉब्स, एजुकेशंस और सेफ्टी के लिए। लेकिन इमिग्रेशन सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक कल्चरल इशू है। हरारी कहते हैं कि जब इमिग्रेंट्स नए देश में सेटल होते हैं तो दोनों तरफ एक कल्चरल के दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट की तरह माना जाता है जहां अलग अलग कल्चर्स के साथ मिक्स होते हैं। यूरोप, यहाँ कल्चरल इंटीग्रेशंस एक चैलेंज है, जहाँ कुछ कम्युनिटीज़ अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहती हैं और कुछ नए इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करने से घबराते हैं। यहाँ पर हरारी एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन पेश करते हैं कि क्या कुछ कल्चर दूसरों से बेटर हो सकते हैं। इसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर कल्चर अपने हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूनिक होते हैं। लेकिन कुछ केस में एक कल्चर का एडोप्टेबिलिटी और ओपननेस दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में साइंस और ग्लोबल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके ग्लोबल लीडरशिप हासिल की है। लेकिन इंडिजिनियस कल्चर्स जो नेचर के साथ हार्मनी में जीते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। यहाँ कल्चरल का वैल्यू सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो बेटर है या नहीं, बल्कि इस बात पर है वो नए चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इमिग्रेशन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, कल्चरल इंटीग्रेशन का स्ट्रगल। नए इमिग्रेंट्स अपने वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को लेकर नए सोसाइटी में अडॉप्ट करते हैं, पर कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ अपने कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहती हैं, पर होस्ट सोसाइटी उन्हें अपने नॉर्म्स और रूल के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं कि फ्रांस में हिजाब बैन कंट्रोवर्सी, जहां सेक्युलरिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी के बीच क्लैश हुआ था। तो हम इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करें ताकि हम सर्वाइव रह पाएँ। हरारी एक बैलेंस्ड अप्रोच सजेस्ट करते हैं, म्यूचुअल एडेप्टेशन। इसका मतलब है कि होस्ट सोसाइटी और इमिग्रेंट्स दोनों एक दूसरे के सीखें और एडजस्ट करें। अगर सिर्फ एक तरफ से चेंजेस एक्सेप्ट किए गए तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस हैं। एक आइडियल इमिग्रेशन पॉलिसी वही है जो इकोनॉमिक और कल्चरल कंट्रीब्यूशन को बैलेंस करे और आइडेंटिटी क्राइसिस को भी अवॉइड करे। अब हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं। हरारी ये बताना चाहते हैं कि इमिग्रेशन को सिर्फ एक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इशू समझना गलत होगा। ये एक कल्चरल टेस्ट भी है जो ह्यूमैनिटी के एडेप्टेबिलिटी और ओपननेस को चैलेंज करता है। अगर हमें ग्लोबलाइजेशंस के एरा में सर्वाइव करना है तो कल्चरल्स के बीच एक हेल्थी, बैलेंस्ड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। तो आज बस इतना ही। हमने इस बुक के 9 लेसन्स को समझ लिया है। आगे के लेसन्स हम अगले एपिसोड में समझेंगे। अब सवाल ये है कि
हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, चाहे वो इमिग्रेशन के बारे में हो, नेशनलिज्म, ग्लोबल सिविलाइजेशंस, लिबर्टी, इक्वालिटी, वर्क के बारे में, एआई और बिग डेटा के बारे में, जो डेटा कंट्रोल करता है वो दुनिया भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, या ग्लोबल वार्मिंग को सबको मिलकर सॉल्व करना, या अभी तक हमने जो 9 लेसन्स पढ़े और आगे जो हम और लेसन्स पढ़ने वाले हैं, इन सबको समझने का आखिर क्या मतलब है, हम ये क्यों समझ रहे हैं? तो जवाब ये है कि ये सब चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए हैं। अगर हम बदलते ज़माने में खुद को, या यूँ कहूँ इंसानों के बीच सर्वाइव करने के लिए, हमें ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी। सिर्फ खुद से जुड़ी प्रॉब्लम को नहीं। हम एक ग्लोबल सिविलाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं। अगर एक नेशन पर आपदा आती है तो सारे नेशंस इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि कोरोना। ये सिर्फ एक देश से शुरू हुआ और सारे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सारे देश की इकॉनमी गिर गई, गरीब भूख से मरने लगे। तो अगर हमें इस ज़माने में सर्वाइव करना है तो हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है आकाश कुमार।